धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आयाम एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर निर्मला यश मौर्य जी, पहले तो आपको बधाई इस पद के लिए, दायित्व के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप खूब सफल हों और आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ऊंचाइयों को स्पर्श करे। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध प्रोफेसर अजीत कुमार कर्णावत जी, यशस्वी कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय गढ़वाल। आयोजन समिति में संयोजक प्रोफेसर अविनाश डी पाथर्डीकर जी, जो अभी शिक्षा नीति के विकास क्रम पर बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा, एक व्यवस्थित सूचना जानकारी भी। उसके पूर्व स्वागत के लिए उपस्थित प्रोफेसर मानस पांडे जी, संयोजक IQAC सेल। आयोजन सचिव डॉक्टर आशुतोष सिंह जी, जिनका मैंने शुरू में ही उल्लेख किया। तकनीकी सहयोग दे रहे डॉक्टर सुजीत कुमार, श्री प्रशांत कुमार यादव। इस विश्वविद्यालय के सभी यशस्वी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के सभी यशस्वी शिक्षकगण, शिक्षिकागण, जिसके विषय में या क्रमिक विकास के बारे में हम लोगों ने सुना। प्रोफेसर अविनाश जी से पहली बार इस देश में एक ऐसी शिक्षा नीति बनी जिसका स्वरूप वैश्विक और आत्मा एक भारतीय है। ऐसा इसलिए कि भारत की ज्ञान परंपरा, बोध परंपरा और चिंतन परंपरा, तीनों की त्रिवेणी का इस शिक्षा नीति में सम्यक समावेश है और इसलिए इसे सुविचारित, सुव्यवस्थित, सुचिंतित, समेकित और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति के रूप में हम सभी देखते हैं। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने की क्षमता है। संकल्प आत्मनिर्भर भारत, पूर्णतः समर्थ भारत और सर्वशक्तिमान भारत, और इस संकल्प को प्राप्त करना अर्थात सिद्ध हो जाना, तो उस सिद्धि तक ले जाने में यह सक्षम नीति है। इसमें जग को जड़ से और मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने का विधान है। जड़ अर्थात मूल को लेकर हम शिखर तक पहुँचे, ऐसी योजना है। इसीलिए कहा जाता है इस शिक्षा नीति में आधार से आकाश तक की पहुँच की व्यापक संभावनाएं हैं और उसके बारे में विचार है। एक ऐसी शिक्षा नीति जिसमें मानविकी, कला, विज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, अधुनातन ज्ञान सबको समेकित करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का विधान है, जिसमें अभी तक जो लोग हाशिए पर थे, वंचित वर्ग थे, उन्हें भी इस नीति में जोड़ लेने की व्यवस्था है। भारतीय अस्मिता का पूर्ण बोध कराना इस शिक्षा नीति का ध्येय है। अस्मिता और भारतीय मूल्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे मूल्य जिनकी विशेष ज़रूरत होती है जीवन में भी, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए और औरों को आलोकित करने के लिए, जिसमें संवैधानिक मूल्य भी हैं, नैतिक मूल्य भी हैं। सहिष्णुता, सदाशयता, संवेदनशीलता, ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान भाव, राष्ट्र के प्रति भक्ति और सर्वोपरि वैज्ञानिक प्रवृत्ति और स्वतंत्रता की चेतना, इसका होना इस शिक्षा नीति में सब कुछ निर्दिष्ट है। इसीलिए इसे अब तक की सबसे अच्छी शिक्षा नीति कहा जाता है, जिसमें भारतीय मान्यताएं, विचारधाराएं
वैदिक परंपरा, औपनिषदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा, सांगीतीय परंपरा, जितनी परंपराएं हैं सबके बारे में इसमें सम्यक विचार किया गया है। हमारे देश में 3 प्रकार के विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल में, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। नालंदा में शास्त्र ज्ञान कराया जाता था, शास्त्र की जितनी भी विधाएं थी, धाराएं थी, सबका सम्यक बोध वहाँ होता था। तक्षशिला में शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान अर्थात वैकाशिक नीति और सुरक्षा के लिए रणनीति, दोनों पर विशेष आग्रह था। वहीं से पढ़े हुए चाणक्य थे। विक्रमशिला की धारा थी वो शिल्प की थी, तकनीकी ज्ञान, भेषज की जानकारी, कला कौशल की जानकारी। इसीलिए शिक्षा नीति में लिबरल आर्ट्स पर भी बहुत बल है। इस देश में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है, उन सब का समावेश इस शिक्षा नीति में है। इस शिक्षा नीति में प्राइमरी पाठशाला से लेकर अनुसंधानशाला अर्थात विश्वविद्यालय तक सबको एक सूत्रता में रखा गया है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए आधार पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिखर पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसका सम्यक विधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। आधार पर पहली बार आंगनबाड़ी को भी इस शिक्षा व्यवस्था में जोड़ा गया है। नीचे आंगनबाड़ी और ऊपर विश्वविद्यालय, सबको मिला देने से व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा। व्यक्तित्व का बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर जो ज्ञान की शिखर अवस्था है अर्थात सिद्धि तक पहुंचने की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में है। 5+3+3+4 का विधान प्राथमिक शिक्षा के लिए है और इस स्तर पर अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, भाषा और भावबोध, व्यावसायिकता की प्रवृत्ति, उसका बोध और वैज्ञानिक प्रकृति का विकास, इस स्तर पर पहली बार ऐसी व्यवस्था दी गई है कि उस अंचल में जो लोक कलाकार हैं, लोक गायक हैं अथवा किसी भी प्रकार से दक्ष लोग हैं, वह भी विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से अवगत करा सकते हैं। सीखने के लिए जरूरी नहीं कि हम एक लकीर पकड़ करके चलें, सीखने की प्रक्रिया में जहाँ कहीं से भी सहयोग मिल सके लेना है और इस शिक्षा व्यवस्था की ऐसी योजना भी है। पहली बार प्राथमिक स्तर से लेकर स्कूली शिक्षा तक मातृभाषा में अध्ययन की व्यवस्था पर बल है, क्योंकि हमारे विचार मूलतः मातृभाषा में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर शिक्षा मातृभाषा में अथवा उस भाषा में जो हमारे परिवार की भाषा है, हमारे परिवेश की भाषा है और हमारी पहचान की भाषा जैसे हिंदी, उसमें शिक्षा देने से आसानी से विद्यार्थियों के समझ में आ जाता है। लेकिन इस पूरे क्रम में इस देश की अन्य भाषाएं कहीं पीछे न जाएं, तो इसका भी विधान है। त्रिभाषा सूत्री व्यवस्था है इसमें, जो आपकी मातृभाषा है इसके अतिरिक्त इस देश की और 2 भाषाओं को सीखें, कोई भी एक। संस्कृत जरूर सीखें, क्योंकि हमारे यहाँ की बौद्ध परंपरा तो संस्कृत साहित्य में ही है। इसलिए पहली बार इस शिक्षा नीति में संस्कृत के ऊपर विशेष बल है। कारण कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के सारे तत्व संस्कृत साहित्य में निहित हैं और अब हिंदी में है, सभी आंचलिक भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में है। सभी भाषाएं मूलतः सरस्वती की स्वरूप होती हैं। इसलिए भाषाओं में भी समन्वय हो, ऐसा इस शिक्षा नीति में व्यवस्था दी गई है। भाषा के प्रति आग्रह है, हमारी परंपरा के प्रति आग्रह है, संस्कारों के प्रति आग्रह, राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करने का विधान आरंभ में ही इस शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया गया है। फिर आगे उच्च शिक्षा का प्रबंध है, जिससे हम आप सभी संबंधित हैं। अभी केवल मातृभाषा में शिक्षा न देने के कारण ही प्राथमिक स्तर पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कोशिश की गई है कि 2035 तक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक जो एनरोलमेंट है वो 100% हो जाए। और इसी तरह उच्च शिक्षा में अभी 26.4% नामांकन है, इसे 2035 तक ले जाकर 50% करने का विधान है। जहाँ प्राथमिक स्तर पर 2030 तक ही, वहाँ उच्च स्तर पर 2035 तक
नामांकन बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि शिक्षा नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इसकी समग्रता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। समग्रता से आशय है कि बहुत सारे विषयों को लेकर चलना, इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। दूसरी विशेषता है इसका इंटीग्रेशन, एकात्मकता का भाव। प्रत्येक विषय में पारस्परिक संबंध भी निर्धारित होते रहना चाहिए। एक विशेषता है इंक्लूसिवनेस, कि इसमें सभी के लिए स्थान हो। सभी के लिए स्थान मतलब कि इस देश का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना हो, और इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। मोदी जी ने अपने व्याख्यान में भी कहा, जब शिक्षा नीति पर बोल रहे थे, कि पहली बार इस शिक्षा नीति में डिग्निटी ऑफ लेबर पर ध्यान दिया गया है। श्रम की महत्ता स्वीकार की गई है। जो हाशिए पर हैं, कामगार, किसान, श्रमिक, सभी इसमें कहीं न कहीं से जुड़ सकें, ऐसी व्यवस्था इसकी की गई। इसलिए अतिशय व्यापक। और जो एक विशेषता है कि यह भविष्योन्मुखी है। न केवल अतीत को जोड़ने की बात इसमें की गई है, वर्तमान को बेहतर बनाने की बात इसमें की गई है, अपितु भविष्य में हमारे जितने भी लक्ष्य हैं इनको कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में भी विधान किया गया है। इसलिए हर प्रकार की शिक्षा, शिल्प, कला, कौशल, तकनीकी, भेषज और शास्त्रों की जानकारी देने पर विशेष बल है। इसीलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की शिक्षा पद्धति कहते हैं। अंतर विषयक भी, इंटरडिसिप्लिनरी भी और बहुविषयक भी विधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के सम्मुख कई प्रकार की सुविधाएं दी गई। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था इसमें है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा अथवा 4 वर्ष का होगा, और इस 3 वर्ष में कोई विद्यार्थी 1 साल पढ़ के जाना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी। 2 वर्ष पढ़ के जाना चाहता है तो डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, और 3 वर्ष पढ़ के जाना चाहता है तो उसे स्नातक की डिग्री मिलेगी। लेकिन जो सर्टिफिकेट कोर्स करके गया हुआ है, कोई नौकरी करना चाहता है, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार नौकरी करता है, फिर 2-3 साल के बाद वापस आना चाहता है तो उसे दूसरे वर्ष में प्रवेश मिल जाएगा, और उसका जो क्रेडिट है पहले वर्ष का, वह डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेगा, जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं। आने पर फिर क्रेडिट जुड़ जाएगी और डिप्लोमा करके फिर नौकरी कर सकता है। मन भर जाए, आगे नौकरी करने की इच्छा, फिर आ सकता है। अर्थात जैसे विषयों का विकल्प चयन की छूट है, वैसे ही अब विद्यार्थी के पास अब व्यवसाय चयन की भी छूट होगी। वो अपना व्यवसाय बदल सकता है समय समय पर अपनी शिक्षा में सुधार के द्वारा अथवा शैक्षिक समृद्धि के साथ। यह इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार की गई कि विद्यार्थी अगर साहित्य का है, हिंदी संस्कृत पढ़ रहा है, तो इंजीनियरिंग का भी कोई पाठ्यक्रम ले सकता है। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, विज्ञान का विद्यार्थी है, वो म्यूजिक पढ़ सकता है। अर्थात उसके पास विकल्प होगा, और यह देखते हुए विद्यार्थी पढ़ेगा कि किस विषय को पढ़ने से उसके पास आजीविका के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। इसके 5 स्तंभ हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी, चौथा है अफोर्डेबिलिटी, और 5वां है अकाउंटेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का आशय कि इसके पास सभी की पहुंच होगी, अर्थात पहले शिक्षण संस्थान तक लोगों को आना होता था, शिक्षा की पहुंच सबके पास तक नहीं थी। लेकिन इस शिक्षा नीति में शिक्षा का विस्तार संपूर्ण भारत के लिए है, और सबके पास तक यह शिक्षा योजना पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की गई है। फिर इसमें सबकी भागीदारी हो और समता परक समाज की रचना हो, इसका विधान किया गया है कि शैक्षिक धरातल पर विभेद या असमानता के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। गुणवत्तापरक शिक्षा पर विशेष बल है। गुणवत्तापरक शिक्षा में भी और अनुसंधान में भी इस शिक्षा नीति में बार बार इस पर आग्रह है। गुणवत्ता अर्थात जो भी आप पढ़ रहे हैं, मनोयोग से पढ़ रहे हैं,
और पढ़ने के बाद जो समाज को दे रहे हैं वो आपका विशेष योगदान होना चाहिए, जिसमें आप एक नेतृत्व की क्षमता प्राप्त कर सकें। गुणवत्तापरक शिक्षा अर्थात शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को इस तरह शिक्षित दीक्षित करेंगे कि वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर सकें। इसे गुणवत्तापरक शिक्षा कहते हैं। वहनीयता, एफोर्डेबिलिटी, अब शिक्षा बहुत महंगी नहीं होगी जिससे कि सभी लोग पढ़ सकें। अब तक बहुत अच्छी शिक्षा बहुत ज़्यादा वैभवशाली लोगों के अधिकार क्षेत्र में थी, लेकिन अब यह व्यवस्था सबके लिए होगी, इसलिए वहनीयता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है और नैसर्गिक प्रतिभा इसी के माध्यम से आएगी। जो पांचवा आधार है इसका वह है अकाउंटेबिलिटी। सबको जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी, सबकी जवाबदेही होगी, शिक्षण संस्थान की भी, शिक्षक गण की भी, विद्यार्थियों की भी और शैक्षणिक प्रशासन की भी। जिम्मेदारी होने से दायित्व का निर्वहन थोड़ा बेहतर होता है। इतनी बातें इस शिक्षा नीति में है, इसीलिए कहा जाता है कि इसका स्वरूप वैश्विक है और इसके माध्यम से हम ग्लोबल सिटीजन तैयार करने की तरफ अग्रसर हैं। इस शिक्षा नीति में पहले था कि व्हाट टू थिंक, हम कैसे सोचें, क्या सोचें, लेकिन अब है हाउ टू थिंक, हम कैसे सोचें, कितना सोचें, किस तरह सोचें और सोच का क्षेत्र क्या है। यही होता है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। आरंभ में ही मैं सुन रहा था अभी पाथर्डीकर जी को, तो उन्होंने कुछ कोटेशंस भी बताए विष्णु पुराण से, कठोपनिषद से, और अच्छा लगा मुझे सुन के। जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो विष्णु पुराण में है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्त करे वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से, अभाव से और अज्ञानता से। यह इस शिक्षा नीति में निहित है, ये इसका दर्शन है। और पर्पज ऑफ एजुकेशन होता है सर्वोन्नति, व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का और अंततः मानवता का कल्याण, जो हमारे यहाँ महोपनिषद में उल्लिखित है, विशेष करके परिवार के रूप में। और फिर हमारे यहाँ जो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। महोपनिषद में इसके बारे में विस्तार से चर्चा है कि सबका कल्याण हम क्यों चाहते हैं। ऐसा इसलिए चाहते हैं कि हम पूरी धरा को ही एक परिवार मानते हैं। अयम निजा परो वेति गणनालोचेत्साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान उदार चरित्र के लोगों का देश है और इनके लिए पूरी धरा ही एक परिवार है। इसलिए सकल मानवता के कल्याण की बात हमारी शिक्षा नीति में है। इसका आधार होगा इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस। सेंस ऑफ इंक्वायरी सब में होगा, शिक्षक में भी, शिक्षार्थी में भी, और इससे ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर गुणवत्तापरक अनुसंधान है, इसलिए डिस्कवरी के बारे में विशेष बल और उस पर ध्यान भी, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में समादृत हैं, उन्होंने हमारे यहाँ की जो परंपरागत संकल्प की योजना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, तो अपने समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जिससे हम अन्न और सैनिक सामर्थ्य में सक्षम हो सके। वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण के समय 1998 में जय विज्ञान का उद्घोष किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के दौर के लिए जय अनुसंधान का उद्घोष किया। तो इसलिए इसमें गुणवत्तापरक अनुसंधान पर बल है, जिसे डिस्कवरी कहते हैं। अनुसंधान अच्छा हो इसके लिए डिस्कशन आवश्यक। फिर एनालिसिस उत्तम किस्म की होनी चाहिए, विश्लेषण। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान है और तभी गुणवत्तापरक अनुसंधान करने की स्थिति में हम होंगे। गुणवत्तापरक अनुसंधान से आशय है कि यह तथ्यपरक हो, ज्ञानपरक हो, मौलिक हो, लोकोपयोगी हो, समाजोपयोगी हो और सर्वग्राह्य हो। हमारे यहाँ पहले से कहा जाता है कि प्रयोग ऐसे होने चाहिए जो फ्रॉम लैब टू लैंड पहुँचे।
प्रयोगशाला में ही न रह जाएं, यह ज़मीन पर आएँ और प्रयोग का लाभ जन सामान्य को मिले। जैसे हमारे यहाँ के ऋषि किया करते थे। यह देश ऋषि और कृषि परंपरा का है। ऋषि लोगों के लिए कहा जाता था ऋषियो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि तो मंत्र दृष्टा होते हैं। वो फार्मूला बनाते हैं, प्रयोग करते हैं और जन कल्याण के लिए उसे फिर दे देते हैं। तो इस तरह इस नई शिक्षा नीति में भी अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है। इसके जो लक्ष्य हैं हम उसे पूरा करें, इसके लिए 4 प्रकार की तैयारी की ज़रूरत है। पहली तैयारी तो इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस कहते हैं, विशेष करके महाविद्यालयों से लेकर और विश्वविद्यालयों तक के लिए है। महाविद्यालय इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस के माध्यम से कालांतर में ऑटोनोमस बनेंगे। 15 साल के बाद कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं होगा, या तो ऑटोनोमस होगा अथवा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होगा, इसकी व्यवस्था की गई है। इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। आजकल हम लोग ब्लेंडेड मोड में पढ़ा रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत इसके लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से। इसलिए इंस्टीट्यूशन में स्मार्ट क्लासेज हैं कि नहीं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के बैठने के लिए क्लासरूम है कि नहीं, कंप्यूटर लैब है कि नहीं, प्रैक्टिकल के जो लैब्स हैं वो उत्तम कोड के होने चाहिए। खेलकूद के लिए भी बेहतर व्यवस्था होने, बहुआयामी विकास होना है। इसे इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस कहते हैं। दूसरा है फैकल्टी रेडीनेस, कि जो हमारे शिक्षक हों वह भी आज के दौर के लिए तैयार रहें, तकनीकी से यूज टू हो जाएं, क्योंकि यह दौर टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी दोनों का है। और जब यूज टू होंगे, अच्छे प्रयोग होंगे, तो टेक्नोलॉजी पर टैलेंट का प्रभाव रहे, यह विचारणीय है। टेक्नोलॉजी टैलेंट को ना प्रभावित कर दे, यह इस शिक्षा नीति में उल्लिखित है। तभी हम मनुष्य बने रह सकेंगे और मानवता का उद्घोष करते रहेंगे। तो फैकल्टी को भी आधुनिक तकनीक से अवगत होना चाहिए। कैसे वो कंटेंट तैयार करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, विद्यार्थियों से कैसे संवाद करेंगे, यह देखना। मूल्यांकन की क्या पद्धति होगी। शिक्षक का तो प्रतिफल मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन शिक्षक से भी, स्वमूल्यांकन भी और मित्रों के द्वारा भी होना है। इसलिए इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को अच्छे मित्र बनाने की भी बात की गई है। वह देश को समझें, इसके लिए भ्रमण योजना भी इस शिक्षा नीति में है, ताकि देश का जो व्यवस्थित समाज है उसे समझ सकें और एक अंचल की जो रीति नीति है बेहतरीन मानवता के लिए, वह दूसरे अंचल में जा सके और इस तरह नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया और भी तेज हो। हम सभी एक दूसरे को समझें। एक तैयारी है विद्यार्थियों की, कि विद्यार्थी को भी अब तैयार होना चाहिए इस शिक्षा नीति के लिए और नई पद्धति से शिक्षा अंगीकृत कर आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए विद्यार्थियों में 3 बातें होनी चाहिए। पहला है क्यूरियासिटी, उसके अंदर जिज्ञासा हो। दूसरी है क्रिएटिविटी, उसके अंदर रचनात्मकता का भाव हो। और तीसरा है कमिटमेंट, कि उसके अंदर संकल्पबद्धता हो। अगर यह 3 रहें तो विद्यार्थी को माना जाता है कि वह तैयार है अपना उत्कर्ष करने के लिए, समाज का उत्कर्ष करने के लिए और अंततः राष्ट्र का उत्कर्ष करने के लिए। जितने वैश्विक संस्थान हैं शिक्षण के, उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं जब तक हमारे देश में नहीं थी। कोविड-19 के प्रकोप के चलते हमारे विद्यार्थियों को उन संस्थानों को छोड़कर वापस आना पड़ा। इसलिए शिक्षा नीति में व्यवस्था दी गई है कि ज्ञान विज्ञान के जितने भी आयाम हैं हमारे शिक्षण संस्थानों में सुलभ होंगे। और जो विद्यार्थी वापस आए हैं उनकी क्रेडिट अब यहाँ जुड़ेगी। कोई भी ऐसा विषय दुनिया का नहीं है उत्कर्ष के लिए जो हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होगा। इसीलिए माननीय मोदी जी ने एक सूत्र दिया, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, कि विद्यार्थी अपने देश में रहें, यहीं पढ़ें, सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इससे माइंड एंड मनी का जो उपयोग दूसरे देश कर लेते थे हमारे देश की प्रतिभा का और वैभव का, वह इसी देश के काम में आएगा। इस शिक्षा नीति की यह भी व्यवस्था है। दुनिया के जो श्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालय हैं वो हमारे देश में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। हमारे जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं वह दुनिया के देशों में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। अर्थात वैश्विक आदान प्रदान की सम्यक व्यवस्था है। रिसर्च अच्छा हो, इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। शैक्षणिक प्रशासन अच्छा हो, इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सबके लिए विधान कर दिया गया है। अब जरूरी है
कि नीति हमारे पास है, अब हम रणनीति बनाएं, रोड मैप बनाएं, टाइमलाइन निर्धारित करें और अपने संसाधनों के आधार पर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कहते हैं, जिसमें लैंड, लॉ, लेबर, लिक्विडिटी का विधान है, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का विधान है, डेमोग्राफिक डिमांड का विधान है। सबको ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट, रीस्किल, अप स्किल, इनोवेशन के माध्यम से हम लोकल के लिए वोकल बने और वोकल को ग्लोबल बनाएं। अर्थात ऐसी हमारी व्यवस्था हो कि हम दुनिया में अच्छी चीज़ें निर्यात करें, कम से कम आयात करें। यह आत्मनिर्भरता का लक्षण है। रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित हों, कोई बेकार न रहे, कोई अभाव की जिंदगी न जिए। यह हमारी शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। पहली तत्काल चुनौती जो विश्वविद्यालयों के लिए है कि नए संदर्भों में हम पाठ्यक्रम का निर्धारण कर लें, क्योंकि जो अगले विद्यार्थी आएंगे अगले बैच के, उनके लिए यह विकल्प देना है तो विषय योजना अभी से हमें बनानी पड़ेगी और विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम हमें तैयार करने होंगे। बहुत सारे पाठ्यक्रम अपनी भाषा में हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो अपनी भाषा में नहीं हैं, तो उनके अनुवाद की भी व्यवस्था हो जानी चाहिए। सबके पास डिजिटल रीच हो, अर्थात कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो, इसकी भी व्यवस्था होनी है। भारत सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में देश भर के 40% कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट सुलभ कराने की योजना रखी जाएगी। तो कोविड-19 फेज में ब्लेंडेड मोड की पढ़ाई है, इसको लेके भी एक दुविधा है, क्योंकि अभी इंटरनेट की पहुंच सर्वत्र नहीं है। इंटरनेट की पहुंच सर्वत्र हो, यह भी देखना है। जहां इंटरनेट नहीं है वहां टेलीफोन के माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद हो। भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है, विशेषकर शिक्षा विभाग और यूजीसी ने, कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी हम बच्चों तक जानकारी पहुंचा सकें। तो ऐसी योजना है और यही सब चुनौतियां हैं। तो शिक्षण संस्थान तैयार मिलें, इसके लिए यह देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक समस्या है प्रैक्टिकल विषयों की, कि हम वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ा तो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करें। तो इसके लिए अब वर्चुअल लैब्स भी हो गए हैं। हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं, तो यह क्रम अब हम विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में भी करेंगे। और प्रयोग से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ विद्यार्थी है वहाँ सुलभ है, तो उनसे उसका साक्षात्कार होगा, आदान प्रदान होगा। सामाजिक आर्थिक रूपांतरण करना नई शिक्षा नीति के लिए एक चुनौती है और इसके लिए भी अब संस्थान तैयार हो रहे हैं, सरकार की ओर से प्रोत्साहन है, संबल है। एक चुनौती आज के दौर में कोविड-19 के फेज में अवसाद की चुनौती कहते हैं, कि बहुत दिनों तक अपने शिक्षण संस्थान से दूर रहने के कारण, आय आजीविका के साधनों से विरत रहने के कारण कभी कभी मनुष्य अकेलेपन का अनुभव करता है, अवसाद की स्थिति में आ जाता है, मेंटल डिस्ट्रेस का ना शिकार हो। इसकी व्यवस्था भी विश्वविद्यालयों की तरफ से होनी है। हर विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो निरंतर काउंसलिंग भी होते रहनी है। इस शिक्षा व्यवस्था में यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से तब तक जुड़ा रहेगा, उसकी काउंसलिंग करता रहेगा, जब तक वह जीवन के क्षेत्र में व्यवस्थित न हो जाए। और फिर वैश्विक स्तर पर हमें बहुत आगे जाना है। आज की सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। आने वाली दुनिया को ज्ञान की दुनिया कहा जाएगा और इस ज्ञान की दुनिया में भारत को महाशक्ति बनाना है। यह विशेष लक्ष्य है इस शिक्षा नीति में और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सहयोग से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत बड़ी चुनौती है आज के दौर में, महाविद्यालय विश्वविद्यालय कब खुलें यह भी एक चुनौती है, डिजिटल डिवाइड कैसे दूर किया जाए यह भी एक चुनौती है, लेकिन इस पर सभी संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइड भी दूर हो जाएगी, महाविद्यालय विश्वविद्यालय भी खुलेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ेगी। आने वाले दिनों में ज़्यादा निवेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा और हर विश्वविद्यालय अपने यहाँ इस विषय पर जरूर अनुसंधान करेगा
कि ऐसे भविष्य में अगर पुनः कोई अदृश्य विषाणु आते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए उनका विश्वविद्यालय किस तरह से तैयार है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे जनजातीय अंचल कहा जाता है, अरण्य क्षेत्र है और यहाँ वनौषधियों का जखीरा है, और इसलिए इस कोविड-19 का अत्यल्प प्रभाव इस क्षेत्र में है। तो हम प्रकृति के साथ जितना निकट रहेंगे उतना ही हम प्राकृतिक आपदा से बचे रहेंगे। तो हम जहाँ कहीं भी हों विद्यार्थियों को प्रकृति से अनुकूलन की बात भी बताएं और प्रकृति के संरक्षण की बात भी बताएं, क्योंकि यह शिक्षा नीति सतत विकास का आग्रह करती है कि हम प्रकृति ने जो दिया है उसका अपने लिए उपयोग तो करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतना ही छोड़कर जाएं जैसा ईशावास्योपनिषद में उल्लिखित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्युद्धनः। कि हम उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक है, और यह सब हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस धरा का कल्याण होगा और आने वाले दिनों में भारत ज्ञान लोक की महानतम शक्ति बनेगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।